हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप सभी कैसे हैं? माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि अभी आप देख ही रहे थे, मैं तो बैठा हुआ था। ब्रिजेश सर क्लास ले रहे थे तो थोड़ा लंबा खिंच गया उनका क्लास, इसके वजह से हमें थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट लेट हुआ। उसके लिए सॉरी। स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ गए हैं? हालांकि आप लोग तो यहीं थे, आप ही लोगों की क्लास ले रहे थे, ब्रिजेश सर भी फिजिक्स पढ़ रहे थे आप। तो गुड आफ्टरनून अंकिता, ब्यूटी, कनिष्का, दिया सिंह, अंकित यादव। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। स्टार्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंजाइम पढ़ा था, कल जो क्लास हुई थी उसमें एंजाइम हम लोगों ने देखा था। एंजाइम बारे में हमने बताया था, एंजाइम का हमने क्लासिफिकेशन बताया था और मैंने आपसे प्रॉमिस कराया था कि आप लोग इसको याद कर लीजिए, क्योंकि याद नहीं होता लोगों को। नॉर्मली गलत हो जाता है या क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है उनसे। तो मैंने कल बताया था कि जो शुरुआत में तो एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन होता था वो किसके बेसिस पर होता था? वह उनके सोर्स के बेसिस पर होता था। सोर्स जो भी होता था उसके बेसिस पर एंजाइम का नाम होता था। अगर सोर्स पपाया था तो उससे जो एंजाइम निकला उसको पपेन बोलते हैं, PAPPAIN, पपेन बोलते हैं। अगर एंजाइम ब्रोमोलेसी फैमिली से निकलता है तो उसको ब्रोमोलिन बोलते हैं, ब्रोमोलिन बोलते हैं। ब्रोमोलेसी फैमिली से जो निकलता है, तो पहले क्या होता था कि सोर्स जो होता था ना उसी के बेसिस पर उसका नाम हो जाता था। लेकिन ऐसे ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा नाम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसको याद करना, उसको एक जगह रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको लर्न करना मुश्किल होता है। इसलिए अब के दिनों में, आज के डेट में इस करते क्या है कि जो पूरे एंजाइम हैं उनके काम के बेसिस पर, उनका जो फंक्शन है उसके आधार पर, उसके बेसिस पर पूरे एंजाइम को 6 क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। तो 6 क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो क्लास है उसको बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। पहला क्लास क्या है? ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। दूसरा क्लास है ट्रांसफरेजेस। तीसरा क्लास है हाइड्रोलेजेज। चौथा क्लास है लाइएजेज। पांचवा क्लास है आइसोमरेजेज और छठा क्लास है लाइगेजेज। ये 6 क्लास थे जो हमने कल आपको बताया था, आपको याद करने के लिए मैंने बोला था। तो आपको देखता हूँ कितने लोग याद किए हैं। चलिए बताइए तीसरा क्लास कौन सा है? जल्दी से नाम लिखिए, देखता हूँ कौन पहले नाम लिखता है। थर्ड क्लास कौन सा था एंजाइम के क्लासिफिकेशन में? जल्दी से 2 सेकंड के अंदर आंसर नहीं है, मैं मान के चलूंगा आप देख कर बता रहे हैं। टाइम खत्म, कोई नहीं बताया। नीलू यादव ने पहला आंसर दिया, उसके बाद अन्वेषा थी। चलिए, तो मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। मैंने कल आपको बोला भी था कि इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम का एक्शन, मतलब एंजाइम काम कैसे करता है उस चीज को आज हम लोग पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, जो एंजाइम है उसका मैकेनिज्म कैसे होता है उसके लिए 2 मॉडल दिए गए थे। पहला था इंड्यूस फिट मॉडल और दूसरा था लॉक की हाइपोथेसिस। इंड्यूस फिट मॉडल और दूसरा क्या था? लॉक की हाइपोथेसिस। इंड्यूस फिट मॉडल जो था बच्चों, इसको इंड्यूस फिट मॉडल, इनका ये कहना था, अगले 2 मॉडल दिया गया था मैकेनिज्म। जो एंजाइम देखिए यहाँ पर मेरे कार्टून टाइप है थोड़ा, एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये एक्टिव साइट है। तो एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट आकर अटैच हो जाएगा एंजाइम्स के एक्टिव साइट से। चलिए, पहला है इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल में क्या था कि इसको इंड्यूस फिट मॉडल कॉसलैंड साहब ने दिया था। पहले तो याद रखिए आता है, किसने दिया था? कॉसलैंड ने, COSLAND, कॉसलैंड ने इंड्यूस फिट मॉडल दिया था। इस मॉडल के हिसाब से बड़ा मतलब गड़बड़ मॉडल था, मतलब ये सही नहीं माना जा सकता,
यह जो इंड्यूस फीड मॉडल था, इस मॉडल के हिसाब से कहा जाता है कि इंड्यूस फीड मॉडल ये कहता है कि शेप ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉट प्रीफिक्स। जो एक्टिव साइट एंजाइम का होता है वो पहले से प्रीफिक्स नहीं होता, पहले से फिक्स नहीं होता। वह सबस्ट्रेट का कैसा स्ट्रक्चर है उसके आधार पर वह इंड्यूस हो जाता है। तो सबस्ट्रेट का कैसा उसका स्ट्रक्चर है, सबस्ट्रेट का शेप कैसा है, सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कैसा है, उसी से इंड्यूस होकर, उसी सबस्ट्रेट के शेप से इंड्यूस होकर एक्टिव साइट एंजाइम का बन जाता है। तो एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है उसका शेप जो सबस्ट्रेट होता है उसके शेप से इंड्यूस होकर बनता है। इसको इंड्यूस फिट मॉडल कहा गया। इसको कॉसलैंड साहब ने दिया था। यह महा बकवास मॉडल था, इसलिए बकवास बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर यह मॉडल सही होता तब तो 50 तरह के एंजाइम की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर मान लीजिए कि एक एंजाइम है, वहाँ से पहले एक्टिव साइट पहले से कुछ फिक्स नहीं है, तो जो भी उससे सबस्ट्रेट आता उसी हिसाब से उसका एक्टिव साइट बन जाता और वह एंजाइम उसको कैटलाइज करता। जबकि ऐसा है नहीं। सभी एंजाइम सभी सबस्ट्रेट के लिए अपने अपने स्पेसिफिक होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं। तो यह मॉडल जो है वह एक्सेप्टेबल मॉडल नहीं था, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो कॉसलैंड का क्या था मॉडल? इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस का मतलब वहां पर कहते हैं शेप ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉट प्रीफिक्स। जो एक्टिव साइट का एंजाइम का एक्टिव साइट होता है उसका शेप पहले से फिक्स नहीं रहता। उसका जो शेप होता है वह जो सबस्ट्रेट होता है उसके हिसाब से इंड्यूस होकर वो शेप बन जाता है। उसको इंड्यूस फिट मॉडल बोलते हैं। और इंड्यूस फिट मॉडल जो है वो किसने दिया था? कॉसलैंड ने दिया था। किसने दिया था? कॉसलैंड ने दिया था। चलिए, कॉसलैंड यह मॉडल इसलिए एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि यह मॉडल एंजाइम जो अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है उसकी स्पेसिफिसिटी जो होती है वह नहीं बता पाता है। तो स्पेसिफिसिटी वह नहीं बता पाता, इसलिए यह मॉडल माना नहीं गया। तो इंड्यूस फिट मॉडल कौन दिया था? कॉसलैंड साहब ने दिया था। यहाँ पर देखिए एंजाइम है या सबस्ट्रेट है, इससे जाकर अटैच हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर प्रोडक्ट और अलग अलग हो गए। तो ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा होता नहीं है। तो ये मॉडल सही नहीं माना गया। अगला मॉडल था लॉक की हाइपोथेसिस। लॉक की हाइपोथेसिस लिखते चलिएगा भैया सब लोग। लॉक की हाइपोथेसिस किसने दिया था? एमिल फिशर ने दिया था। लॉक की हाइपोथेसिस किसने दिया था? एमिल फिशर साहब ने दिया था। एमिल फिशर साहब ने लॉक की हाइपोथेसिस दिया था। और उनका एक कहना था, लॉक की हाइपोथेसिस के हिसाब से उनका एक कहना था एमिल फिशर साहब का, कि जैसे प्रत्येक ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है वैसे ही प्रत्येक एंजाइम का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है। मतलब एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है उसका शेप सबस्ट्रेट का जो शेप होता है उसी के एनालॉगस होता है या उसी के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जिससे जाको फिट होता है। जैसे ताला है, उसका जो चाबी की होता है वो किसी भी ताले को नहीं खोल पाता, उसका जो ताला होता है उसी ताले को खोल, वह चाबी उसी जिस ताले का वो चाबी होता है उसी ताले को ओपन कर सकता है। यह लॉक की हाइपोथेसिस था। और ये लॉक की हाइपोथेसिस किसने दिया था? एमिल फिशर साहब ने दिया था। यहाँ देखिए मैं एक स्ट्रक्चर लेकर आया था, सबस्ट्रेट की है, ये लॉक है, यह एंजाइम है, ये है, और देखो लॉक की कॉम्प्लेक्स बन गया, ताला होने इसे। तो यह जो मॉडल था लॉक की हाइपोथेसिस एमिल फिशर साहब का, यह इस बात को बताता है कि प्रत्येक एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है। प्रत्येक एंजाइम का एक स्पेसिफिक क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग बड़े शांति से बैठे हुए हो, घबराओ मत। आज मैं समझ रहा हूँ आप पिछली क्लास लंबी खींच गई है, शायद उसके पहले भी केमिस्ट्री की क्लास हुई होगी ना। अरे आप लोग हैं कि चले गए हैं भाई? कुछ बोल ही नहीं रहे हैं।
चलो, तो दो मॉडल था मैकेनिज्म में, दो मॉडल हम लोगों के पढ़ने थे। कौन कौन? लॉक की हाइपोथेसिस जो कि एमिल फिशर साहब ने दिया था, और इंड्यूस फीड मॉडल जो कॉसलैंड साहब ने दिया था। अगला है बच्चों इनहिबिशन ऑफ एंजाइम। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहिबिशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का इनहिबिशन ना, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। सूरज कुमार बनवाल कर रहे हैं, नो सर केवल केमिस्ट्री थी। फिजिक्स भी तो हुआ होगा यार, अभी फिजिक्स की क्लास अभी था। तो मैंने आपको बताया दो मॉडल, कौन कौन? इंड्यूस फिट मॉडल जो कि कॉसलैंड साहब ने दिया था। उनका कहना था कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता पहले से फिक्स नहीं रहता, और बाद में जैसा सबस्ट्रेट आता है, जैसे सबस्ट्रेट का थोबड़ा होता है उसी के अकॉर्डिंग एंजाइम का एक्टिव साइट का थोबड़ा बन जाता है। तो यह इंड्यूस होकर बनता है, पहले से फिक्स नहीं रहता। जबकि एमिल फिशर का जो लॉक की हाइपोथेसिस था वह ये बताता है कि जो एंजाइम होता है उसका जो एक्टिव साइट होता है वो पहले से फिक्स रहता है, वह सबस्ट्रेट का जो शेप होता है उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है। यह था मॉडल किसका? लॉक की हाइपोथेसिस किसने दिया था? एमिल फिशर साहब ने दिया था। चलो, अगला है इनहिबिशन ऑफ एंजाइम। बच्चों एंजाइम का जो इनहिबिशन होता है वो दो तरह का होता है, कंपटीटिव इनहिबिशन और नॉन कंपटीटिव इनहिबिशन। देख लो, कंपटीटिव इनहिबिशन होता है और नॉन कंपटीटिव इनहिबिशन होता है, दो तरह के इनहिबिशन होते हैं। इस कंपटीटिव इनहिबिशन में क्या होता है, जैसे मैं एक एंजाइम यहां पर बना रहा हूं, ये एंजाइम है, सपोज करो, सॉरी ये एंजाइम है उसका, सॉरी यार क्या हो रहा है, एंजाइम है उसका ये एक्टिव साइट है ना, एंजाइम का एक्टिव साइट है, और यह उसका सबस्ट्रेट, ओरिजिनल सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, और यह उसका यह उसका इनहिबिटर, ये इनहिबिटर है, और ये सबस्ट्रेट, और यह एंजाइम। एंजाइम है, सबस्ट्रेट है और इनहिबिटर है, तीन है। तो जो एंजाइम है और सबस्ट्रेट है ये तो इसका ओरिजिनल सबस्ट्रेट है, लेकिन आप देख रहे हो कि जो इनहिबिटर है, यह इनहिबिटर है, इसका भी थोबड़ा मतलब ये स्ट्रक्चर, इसका भी थोबड़ा इसमें जाकर फिट हो सकता है। ये देखो ना, ये दोनों जाकर इसमें ऐसे फिट हो सकता है, और ये तो इसके लिए है ही, ये तो इसके लिए बना ही है। तो यह इससे बना हुआ है, और यह इनहिबिटर यह इसी की तरह है, सबस्ट्रेट की तरह है। तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कंपटीशन होता है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में क्या होता है? कंपटीशन होता है। किस बात के लिए? एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ने के लिए, एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ने के लिए। तो किसके किसके बीच में कंपटीशन होता है? सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में, क्योंकि दोनों का थोबड़ा इस एंजाइम के एक्टिव साइट के थोबड़े की तरह है, इसलिए इन दोनों में कंपटीशन होता है कि हम इससे, जो ये कहता है हम जुड़ेंगे, ये कहता है हम जुड़ेंगे, इन दोनों में कंपटीशन होता है। तो इस कंपटीशन को खत्म करने के लिए, यह कंपटीशन होता है एक्टिव साइट से जुड़ने के लिए, इसलिए इस इनहिबिशन को क्या बोलते हैं? कंपटीटिव इनहिबिशन। क्या बोलते हैं? कंपटीटिव इनहिबिशन। कंपटीटिव इनहिबिशन कहते हैं। सर इसको खत्म कैसे करते हैं? तो कहते हैं जैसे मान लो आपकी कॉलोनी में दो चार लड़के हैं, लड़के मतलब कुछ बदमाश टाइप के हैं लोग, वो बाहर से आ गए हैं आपके कॉलोनी में, लड़ाई झगड़ा कुछ तोड़फोड़ कुछ कर रहे हैं। तो आपके भी कॉलोनी के जो वहां बंदा रहता है वो जाकर उसको मना करेगा कि भाई ऐसा मत करो, लेकिन वो कहते हैं कि हम करेंगे, लड़ाई झगड़ा टाइप पर उतारू हो जाते हैं। तो कहते हैं कि पुलिस आ जाती है उसी बीच में। तो पुलिस से जो बाहर से लोग आए हैं उस कॉलोनी में, वो कहते हैं कि मैं यहीं का हूं, मेरा घर है, ये बाहर से आया है। और जो वहां ओरिजिनल रहने वाला है वो कहता है अरे साहब मैं यहाँ का हूं, ये सब बाहर से आए हैं। तो पुलिस कंफ्यूज रहती है, इसमें पुलिस कौन है? एंजाइम। ई कहता है मैं तुम्हारा ओरिजिनल साथी हूं, ई कहता है मैं तुम्हारा ओरिजिनल साथी, क्योंकि दोनों का थोबड़ा इसकी तरह है।
तो पुलिस कहेगी अच्छा ऐसे नहीं मानेंगे, चलो ठीक है अपने कॉलोनी से 2-4-10 लोगों को बुलाओ जो तुम्हें पहचानते हो। तो भाई जो वहां का रहने वाला है, जिसका गांव है, जिसका शहर है, जिसकी कॉलोनी है, वो उसके जानने वाले लोग होंगे, वो फटाक से लोगों को बुला लेगा। और जब वो बुला लेगा तो पुलिस को पता चलेगा अच्छा यही ओरिजिनल है, यही फर्जी है, उसको मिजाज से मारेगा, उसको पीटेगा। ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब जब इनके बीच में कंपटीशन होता है एक्टिव साइट से जुड़ने के लिए, तो इस कंपटीशन को खत्म करने के लिए इस मीडियम में क्या करते हैं कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, और जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन मीडियम में बढ़ा देते हैं तो एंजाइम को पता चल जाता है कि यही मेरा अपना साथी है, ये बेकार है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब कहते हैं जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है, उस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या बढ़ जाता है? सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। मतलब क्या बढ़ता है? Km वैल्यू बढ़ जाती है। और क्या सेम रहता है? अगर कोई बोलेगा वी मैक्स क्या होता है, तो वी मैक्स क्या होता है? कांस्टेंट। क्योंकि ध्यान से समझो, क्योंकि एंजाइम को तो यार तब तक दिक्कत है ना जब तक वो पहचान नहीं पा रहा है। जब वो एक बार पहचान जाएगा कि यही अपना साथी है तो उससे जुड़ेगा, और तो जब जुड़ जाएगा तो इसका कंफ्यूजन खत्म। तो जिस रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता वो अभी भी करेगा। इसका मतलब जो उसकी वेलोसिटी होती है वह कांस्टेंट रहेगी। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं इसलिए Km वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ई याद रखना। यही पूछता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, तो बोलिएगा Km वैल्यू बढ़ता है, वी मैक्स क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। Km वैल्यू बढ़ता है, वी मैक्स कांस्टेंट रहता है। वी मैक्स कांस्टेंट रहता है। Km वैल्यू प्रवीण कुमार मैंने बताया था Km वैल्यू क्या होता है। Km वैल्यू है सबस्ट्रेट का वह कंसंट्रेशन जिस कंसंट्रेशन पर एंजाइम अपने मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ अटेन कर लेता है, वही उस एंजाइम का Km वैल्यू कहलाता है। आई होप कि समझ में आया होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल है सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है। सल्फा ड्रग जो होता है बैक्टीरिया को मार देता है। दूसरा एग्जाम्पल आप याद रखिएगा मैलोनेट। मैलोनेट यह सक्सिनेट की तरह होता है। मैलोनेट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को इनएक्टिव बना देता है मैलोनेट। तो सल्फा ड्रग और मैलोनेट इज एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एक में वीडियो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का, देखिए ध्यान से सभी लोग। ये देखो ना, ये इनहिबिटर है, यह उसका सबस्ट्रेट है, दोनों में लड़ाई चल रही है। वो हम जोड़ेंगे, ये देखो। ये तो हुआ बच्चों बातचीत कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। अगला है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कोई कंपटीशन नहीं होता है। एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है उससे अटैच होने के लिए सबस्ट्रेट और इनहिबिटर से कोई यहां लड़ाई झगड़ा नहीं चलता। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कहते हैं इनहिबिटर अटैच विथ एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम के किसी और भाग से जब इनहिबिटर अटैच होता है तो उसको हम नाम देते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन व्हेन इनहिबिटर मॉलिक्यूल अटैच विथ एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट। जब इनहिबिटर मॉलिक्यूल एंजाइम से अटैच होता है, एक्टिव साइट के अलावा कहीं और से अटैच होता है,
तो उसको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्या बोलते हैं? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। जैसे यह एंजाइम है, ये एंजाइम है और यह इनहिबिटर है। ए इनहिबिटर है। चुपके से जाकर ये जाकर अटैच हो जाता है किससे? एक्टिव साइट के अलावा कहीं और से। इनहिबिटर तो यहाँ कंपटीशन ही नहीं होता, तो यहाँ पर जो एक्टिव साइट जो एंजाइम है, एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है वह यहाँ आकर अटैच होगा, यहाँ अटैच हुआ। ये देखिए यह उसका सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट देखो अटैच हुआ। तो यहाँ पर कोई नहीं एल्लोस्टेरिक अलग होता है भाई। अंकिता माझी, जल्दी से, ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, गड़बड़ा जाएगा। समय के पहले कुछ नहीं जानना चाहिए भैया। जो बता रहे हैं उसको पढ़ो। एल्लोस्टेरिक एंजाइम अलग होता है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमने कहा इनहिबिटर मॉलिक्यूल अटैच विथ अदर देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अलावा कहीं और से इनहिबिटर मॉलिक्यूल अटैच होता है, उसको नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। यहाँ पर इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं होता, इसलिए इसको नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इसको बोलते हैं। इसके बाद कहा जाता है कि सर इसमें क्या होगा? तो बच्चों इसमें होता है Km वैल्यू जो होता है वह कांस्टेंट रहता है। होता क्या है कि इनहिबिटर जो होता है यह सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होने ही नहीं देगा, वहीं पर रोका रहेगा, पकड़ा रहेगा। तो इनहिबिटर मॉलिक्यूल नेवर चेंज टू सबस्ट्रेट इनहिबिटर मॉलिक्यूल नेवर चेंज सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होने नहीं देगा। तो Km वैल्यू यहाँ क्या रहता है? कांस्टेंट। और Vmax जो होता है वह यहाँ क्या हो जाता है? डिक्रीज। तो Km वैल्यू यहाँ कांस्टेंट रहता है, Km वैल्यू कांस्टेंट रहता है, Vmax क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। Vmax डिक्रीज कर जाता है, Km वैल्यू कांस्टेंट रहता है। Km वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, यही याद ही रखना है आपको। कॉम्पिटिटिव में Km वैल्यू इंक्रीज करता है, Vmax डिक्रीज करता है। यहां पर क्या है? Km वैल्यू कांस्टेंट रहता है, Vmax डिक्रीज करता है, एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं बताऊं, साइनाइड की पॉइजनिंग। साइनाइड का नाम सुने हो? साइनाइड का नाम सुने हो आप सभी लोग? साइनाइड क्या होता है? चॉकलेट होता है। किस फ्लेवर का चॉकलेट होता है? साइनाइड किस फ्लेवर का चॉकलेट होता है? बोलो 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 यार। साइनाइड खाए हो ना? चॉकलेट किस कलर का चॉकलेट होता है साइनाइड? साइनाइड जो होता है वो बहुत ही हाई लेवल का पॉइजन माना जाता है, क्योंकि यह साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होता है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कराता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो रेस्पिरेशन में होता है, उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को रोक देता है। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यह साइनाइड ब्लॉक करता है, कौन से एंजाइम पर काम करता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम पर। और इसी तरह से काम करता है, वह नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है। लिख लो भैया, साइनाइड परफॉर्म नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम।
साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम में नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की तरह काम करता है। वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ब्लॉक करता है जिससे कि एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता, और जब एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सोडियम पोटेशियम पंप ब्लॉक हो जाता है, और सोडियम पोटेशियम पंप ब्लॉक होता है तो आपके बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं उनके आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रह जाता और ऑर्गेनिज्म आदमी की डेथ हो जाती है। और यह इतना देर में नहीं होता जितना देर में मैं पढ़ाया हूँ, यह 1 सेकंड के अंदर होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डेथ होती है अगर प्योर साइनाइड है तो ना। तो साइनाइड जो होता है बहुत ही खतरनाक पॉइजनस होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक पॉइजन होता है। और यह साइनाइड की पॉइजनिंग कैसी किसका एग्जाम्पल है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल है। एल्लोस्टेरिक एंजाइम अगला है, जो अभी अभी कई लोगों की आखिरी इच्छा थी, एल्लोस्टेरिक एंजाइम उसी को बोल रहे थे। एल्लोस्टेरिक एंजाइम जो होता है बच्चों ना, इस थोड़ा सा अलग होता है। पहला तो इसमें माइकेलिस मेंशन कांस्टेंट का जो रूल है, केएम का रूल जो है वह यहाँ लागू नहीं होता। पहला हेडिंग याद रख लो, एंजाइम एल्लोस्टेरिक एंजाइम नेवर फॉलो माइकेलिस मेंशन कांस्टेंट रूल। माइकेलिस मेंशन कांस्टेंट रूल जो होता है उसको फॉलो नहीं करता, पहला तो याद रख लो, कभी नहीं फॉलो करता माइकेलिस मेंशन कांस्टेंट रूल एल्लोस्टेरिक एंजाइम। ठीक है। अब होता क्या है सर कि इस एंजाइम और बाकी एंजाइम में क्या अंतर होता है? कहते हैं जैसे एक एंजाइम मैं बना रहा हूं, आपको अच्छा समझ में आएगा। ये देखो एंजाइम है, इसमें 3 साइट आपको दिख रहा होगा। एक साइट ए है, यह एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट तो होता ही है, हर जगह होता है, एक्टिव साइट है। ठीक। और ये क्या है? ये क्या है? ये एक्टिवेटर साइट है, और ये इनहिबिटर साइट है। यह एक्टिवेटर साइट है, यह इनहिबिटर साइट है, यह एक्टिव साइट है, और यह सबस्ट्रेट है उसका। ये उसका सबस्ट्रेट है, यह सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, यह सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के में जाकर फिट होने वाला। कहते हैं कि जो एल्लोस्टेरिक एंजाइम होता है, 2 अदर साइट आल्सो प्रेजेंट अदर देन एक्टिव साइट। दो बिल्कुल अदर साइट होते हैं जो एक्टिव साइट के अलावा होते हैं, जैसे एक इनहिबिटर साइट है और एक एक्टिवेटर साइट है। जब एक्टिवेटर साइट से एक्टिवेटर अटैच होता है, एक्टिवेटर साइट से जब एक्टिवेटर अटैच होता है तो एक्टिव साइट का जो शेप होता है वो सबस्ट्रेट के जब एक्टिवेटर साइट से एक्टिवेटर अटैच होता है, तब ऐसी स्थिति में एक्टिव साइट का जो शेप होता है वह सबस्ट्रेट के शेप के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। और जब इनहिबिटर साइट से इनहिबिटर अटैच होता है, तब एक्टिव साइट का जो शेप होता है वह सबस्ट्रेट के शेप के अकॉर्डिंग नहीं रहता है, इसका थोबड़ा बिगड़ जाता है, इसे थोबड़ा बिगड़ जाता है, तो सबस्ट्रेट उससे अटैच नहीं हो पाता। तो कहते हैं जो भी मॉलिक्यूल एक्टिवेटर या इनहिबिटर की तरह काम करते हैं उनको एल्लोस्टेरिक मॉड्यूलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्लोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। तो सबस्टेंस which act as activator or inhibitor, substance which act as activator या inhibitor is known as एल्लोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। जो एक्टिवेटर या इनहिबिटर की तरह काम करते हैं वह एल्लोस्टेरिक मॉड्यूलेटर कहे जाते हैं। लिख लीजिएगा, एल्लोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। एल्लोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। यहां वीडियो देखना चाहो तो देख लो।
तो समझ में आया। एक एल्लोस्टेरिक एंजाइम माइकेलिस मेंशन कांस्टेंट रूल को नहीं मानता, पहली बात। दूसरी बात कि जो वहाँ पर एक्टिव साइट के अलावा 2 साइट और होते हैं जिनको एक्टिवेटर और इनहिबिटर बोलते हैं। अगर एक्टिवेटर साइट से एक्टिवेटर अटैच होता है तो सबस्ट्रेट जो एक्टिव साइट का शेप होता है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग हो जाता है। अगर इनहिबिटर साइट से इनहिबिटर अटैच होता है तब शेप जो होता है एक्टिव साइट का वह सबस्ट्रेट के शेप की तरह नहीं रह जाता। एक चीज और बचा है, एंजाइम आज खत्म ही हो जाएगा। एंजाइम में कहते हैं, खाली जगह चाहिए थोड़ा। एंजाइम में कहते हैं जैसे मान लो ये एंजाइम है, ठीक, और यह एंजाइम का इतना पार्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट। एंजाइम में कुछ नॉन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया भी है, नॉन प्रोटीन पार्ट। ध्यान समझिएगा सभी लोग। और इस पोर्शन को बोलते हैं प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट, ये नॉन प्रोटीन पार्ट हुआ और ये क्या है, प्रोटीन पार्ट है। कहते हैं कि जब नॉन प्रोटीन पार्ट, कौन सा, नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है वह प्रोटीन वाले पार्ट से टाइटली अटैच होता है, जब टाइटली मतलब एकदम कसकर टाइटली अटैच है, एकदम टाइट अटैच है, तो उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। उसको अलग नहीं कर सकते आप, उसको क्या नाम देते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप, जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन है वह प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो जब नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोटीन वाले पार्ट से टाइटली अटैच, लिख लो भैया, याद नहीं रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ नॉन प्रोटीन पार्ट टाइटली अटैच विथ प्रोटीन पार्ट, अगर नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोटीन वाले पार्ट से टाइटली अटैच है तो उसको हम नाम देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या नाम देते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोटीन वाले पार्ट से लूजली अटैच है तो उसको बोलते हैं कोफैक्टर। अगर लूजली अटैच है तो क्या बोलेंगे, कोफैक्टर। अगर टाइट अटैच है तो क्या बोलेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। लूजली अटैच है तो क्या बोलते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं। और ये जो कोफैक्टर होता है, अगर यह इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। अगर यह ऑर्गेनिक पार्ट है, अगर ये ऑर्गेनिक पार्ट है, कोफैक्टर ऑर्गेनिक पार्ट है, तो इस ऑर्गेनिक पार्ट को को एंजाइम बोलेंगे। बहुत चीज बता दी है, पता नहीं कितना पकड़ पाए तुम लोग। फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो। हमने कहा इफ नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली अटैच विथ प्रोटीन पार्ट इज नोन एज कोफैक्टर, एंड इफ कोफैक्टर इज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे कोई आयन है इस तरह का, तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। इन इफ कोफैक्टर इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज कोएंजाइम। और अगर वो टाइटली अटैच है तो उसको नाम देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और कहते हैं कि प्रोटीन वाले पार्ट को बोलते हैं एपो एंजाइम, और जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है उसको बोलते हैं, अगर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर सॉरी ऑर्गेनिक कोफैक्टर को कोएंजाइम बोलते हैं। और ये दोनों मिलकर, एपो एंजाइम और कोएंजाइम दोनों मिलकर बनाते हैं होलो एंजाइम, होलो एंजाइम बनाते हैं, होलो एंजाइम। क्लियर हुआ सभी लोग, फटाक से बताओ, क्लियर हुआ।
चलो, तो ये बच्चों आज बड़े खुशी के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि आज हम लोगों का सेल बायोलॉजी और बायोमॉलिक्यूल, सेल बायोलॉजी खत्म हो चुका था और बायोमॉलिक्यूल कंप्लीट हुआ आज। ठीक है, तो आज 2 चैप्टर आपने, बहुत बड़े चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं दोनों, वो जो कि खत्म हुई है। तीसरा जो है, अगली क्लास जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, कल होगी या परसों होगी, शेड्यूल मुझे नहीं पता, जब भी क्लास होगी उसमें आप तैयारी करके आइएगा। सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा, सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज हम लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं, बायोमॉलिक्यूल के जो भी हम लोग पढ़े हैं इस पर आज क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है ना? आप लोग कमेंट में क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, कमेंट करते ही नहीं, लाइक करने में भी हाथ दर्द करता है आप लोगों को। मतलब 50-100 लोग अगर देखते हैं या 200 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी और लाइक आया है 15-20, क्या मतलब है यार? लाइक तो कर दिया करो यार, वो एनर्जी देता है हम लोगों को ना कि हाँ चलिए बच्चों को समझ में आ रहा है, पसंद कर रहे हैं। आप करते ही नहीं, ना कमेंट करते हो ना लाइक करते हो, पता नहीं। सभी लोग लाइक करिए तुरंत और कमेंट भी करिएगा, मैं वेट करूंगा। कमेंट करोगे मैं जवाब जरूर देता हूं। नहीं, जो करते हैं उनको मैं नहीं बोला हूं, तो करते ही हैं, भले 15-16 लोग शुरू में ही लाइक रहता है तो मालूम है कि वो स्टार्ट होते ही करते हैं, लेकिन बाकी लोग अपना मूक दर्शक की तरह देखते रहते हैं, ये नहीं समझ में आता। खैर कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगेगा जरूर करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा जबरदस्ती नहीं करेंगे। चलिए क्विज की तरफ बढ़ते हैं, क्विज की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखते हैं कि कौन कितने जल्दी आंसर देता है। आज की क्लास से क्विज के बाद खत्म हो जाएगी और कल मतलब जब अगली क्लास होगी आप तैयार करके आइएगा, सेल डिवीजन पढ़ाएंगे, अगला चैप्टर। फर्स्ट का एंजाइम आर प्रोटीन, इट वाज सजेस्टेड बाय सुमनर, बी आंसर। नेक्स्ट, एंजाइम वर डिस्कवर्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन, बी होगा भैया, ए नहीं होगा, बी होगा, जाइमेज एंजाइम। नेक्स्ट, which of the following is not as attribute of enzymes? They are proteinaceous in nature, they speed up the rate of biochemical reaction, they are specific in nature, they are used up in reaction। कौन सा गलत है? जल्दी से बताओ आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का जल्दी से आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 का जल्दी से आंसर बताना है। बिल्कुल सही है, डी आंसर सही है, करेक्ट आंसर इज डी। 4 का, द कैटालिटिक इफिशियंसी ऑफ 2 डिफरेंट एंजाइम कैन बी कंपेयर्ड बाय दी,
फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, पीएच ऑफ ऑप्टिमम वैल्यू, केएम वैल्यू, मॉलिक्यूलर साइज ऑफ एंजाइम। केएम वैल्यू को देखकर हम लोग इफिशियंसी को डिसाइड करते हैं। केएम वैल्यू सही आंसर है। अगला, केएम इज रिलेटेड टू मार्फोलॉजी, एबीओ ब्लड ग्रुप, पीएस कॉम्प्लेक्स, क्रोमेटोग्राफी। जल्दी से बताओ बच्चों आंसर, फटाक से आंसर बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सी आंसर होगा 6 का। एंजाइम कंसर्न विद ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर, जो एंजाइम ऐसे रिएक्शन को कैटलाइज करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। बी आंसर होगा, 6 का बी होगा, डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू ट्रांसफरेज ग्रुप। सोच के बताइए। क्या दिख नहीं रहा है क्या आप लोगों को? ओके, 1 मिनट।
अब दिख रहा है आप लोगों को? ओके, फिर ब्लड हो रहा है, फिर ब्लड हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का, विच वन ऑफ फॉलोइंग बिलोंग टू ट्रांसफरेज ग्रुप? ट्रांस एमिनेज, बिल्कुल अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्टरेज एंजाइम बिलोंग टू विच फॉलोइंग क्लास? स्टरेज एंजाइम कौन से क्लास से बिलोंग करता है? स्टरेज एंजाइम क्या करता होगा? ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज, कार्बोक्सिलेज, हाइड्रोलेजेज, ट्रांसफरेजेज। फिर ब्लड बोल रहे हैं बच्चे। नहीं मतलब यही बच्चे नहीं बता रहे हैं। स्टरेज एंजाइम बिलोंग टू विच फॉलोइंग क्लास? ऑक्सीडो रिडक्टेज, कार्बोक्सिलेज, हाइड्रोलेजेज, ट्रांसफरेजेस। स्टरेज एंजाइम तो स्टर को हाइड्रोलाइज करता होगा ना, तो इसको हाइड्रोलेजेज में बोलते हैं। सी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, सर कुछ भी विजिबल नहीं हो। ओके ओके, सही हो रहा है, सही हो रहा है। नहीं अंधे नहीं होंगे आप लोग, चिंता मत करिए। कमेंट पढ़िए आप। चलिए ठीक है, तो बताओ आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। दिख रहा है ना सबको? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ। जाइमोजेन आर एंजाइम एक्टिंग अपॉन स्टार्च, ग्रुप ऑफ जाइमेज एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर एंड नन ऑफ दिस। इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर होगा ना, क्योंकि जैसे जाइमोजेन पेप्सिनोजेन है। पेप्सिनोजेन या प्रोरेनिन, प्रोरेनिन, ये सब पेप्सिनोजेन के ही एग्जाम्पल हैं। पेप्सिनोजेन के एग्जाम्पल हैं प्रोरेनिन। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एक्टिव एंजाइम हैव टर्सरी स्ट्रक्चर हैविंग मेनी एक्टिव साइट, एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट, एंजाइम occurs in viruses, एंजाइम आर मेनली प्रोटीनेसियस इन नेचर। बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए।
10 का आंसर टेन का सी होगा ना, 11 का, 10 का सी होगा, एंजाइम वायरस के अंदर नहीं होता, सही है। 11 का, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पढ़ो पढ़ो, ठीक से पढ़ो, फिर आंसर दो जल्दी से। डी आंसर सही है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम। फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा है? फास्टेस्ट एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम सबसे फास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मैं हट जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिव एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी एक ही चीज है। सही है, सी आंसर सही है, बहुत सही है, काफी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, सी आंसर। तो आज हम लोगों को यहीं पर रुकना पड़ेगा, ये इतना क्वेश्चन थे आज हम लोगों के पास। उम्मीद है कि आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आपको एक काम करना है, मेरा सजेशन आप मानिएगा, मानेंगे ना? आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर आप लिखिएगा, लाइक करिएगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो भी चैप्टर ख़त्म हुए हैं, सेल पूरा कंप्लीट हो गया है, बायोमॉलिक्यूल पूरा कंप्लीट हो गया है, इसको वीडियो आपके पास है, उसको देख कर बार बार रिवाइज करके आप नोट्स ज़रूर बना लीजिए। बिना नोट्स के अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका नुकसान होगा।
नोट देखिए, पढ़ते पढ़ते वक्त तो सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहती है ना, अरे हाँ सर बिल्कुल ये तो बहुत ईजी है, लेकिन होता क्या है कि मान लो आपको एग्ज़ाम देना है 2 साल बाद, या टारगेट के बच्चे होंगे 1 साल बाद, आपको 2 साल बाद क्या यही लेक्चर ऐसे ही आपको याद रहेगा? तो याद रहेगा, लेकिन आपके पास कुछ लिखित में रहेगा ना, कुछ नोट्स रहेगा ना, तो आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे कि अच्छा हाँ सर ये बताए थे, तो ये बताए थे क्लास में। तो एक कनेक्शन के लिए वो जरूरी होता है। जैसे आप घर में देखते होंगे, किसी से अभी दादी से पूछो कि मैं कब पैदा हुई थी या कब मैं पैदा हुआ था, तो किसी को बेस बनाकर बताते, कहते हैं कि फला उसकी बेटी हुई थी, उसके बेटी के पैदा होने के 2 महीने बाद तुम पैदा हुए थे। तो रेफरेंस लेकर याद करते हैं ना, तो रेफरेंस से लोगों को याद रहता है। तो जब आप पास लिखित कुछ रेफरेंस रहेगा ना, तो उस रेफरेंस से आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। बाकी मैं बता रहा हूं, जितना पढ़ा रहा हूं, जितना आपको मैं बता दे रहा हूं, इतना आप रखिए। आप कोई भी गाइड का क्वेश्चन आप करिए, 100% आपका सही होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया? तो और नंबर बहुत कम आ रहे हैं, नंबर मतलब हालांकि कुछ बच्चे ठीक करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे सही नहीं कर पा रहे हैं। तो कहाँ गड़बड़ी हो रही है पता नहीं, तो थोड़ा इसको ध्यान दीजिए आप लोग। नंबर बढ़ना चाहिए भाई, नंबर नहीं आएगा तो सारा खेला तो वही उसी का है, ये परफॉर्मेंस भी तो आनी चाहिए। तो चलो अगले क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक आप स्वस्थ और सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो, घर में भी बाकी लोगों का ख्याल रखो, रिवीजन करते रहो। और अगले क्लास में सेल डिवीज़न या सेल साइकिल या सेल डिवीज़न जो बायोमॉलिक्यूल के बाद वाला चैप्टर है, उसको आप पढ़ के आइएगा। थैंक यू बच्चों।